न्यायपालिका का पतन, कॉलेजियम कैसे बना भ्रष्टाचार और पक्षपात का प्रतीक। यह लेख सोम मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। एक समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता की प्रतीक कही जाने वाली कॉलेजियम प्रणाली अब सिफारिश, वंशवाद और नैतिक गिरावट की वजह से सवालों के घेरे में है, जिससे जनता का विश्वास डगमगा गया है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। भारत में कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका की एक अनोखी व्यवस्था है, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले किए जाते हैं। यह किसी संवैधानिक प्रावधान पर आधारित नहीं थी, बल्कि न्यायपालिका की अपनी व्याख्या और शब्दों के खेल से 3 जजों के फैसलों 1981, 1993, 1998 के जरिए पैदा हुई थी। कल्पना कीजिए, वरिष्ठ जजों का एक विशिष्ट समूह, जिसके मुखिया भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जिसके पास यह अधिकार है कि वह तय करे कि अगला जज कौन बनेगा या किसका तबादला होगा। यह अधिकार इसलिए दिया गया ताकि राजनेताओं या सरकार का न्यायपालिका के मामलों में दखल न हो। इसे उस समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वकील अभिलाषा एस.जी. और मेधा एन पुराणिक ने अपने शोधपत्र जुडिशरी एट द क्रॉसरोड्स एन एटर्नल डिबेट ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में लिखा है, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जहां न्यायपालिका अपने ही जजों की नियुक्ति खुद करती है। लेकिन समय के साथ यह प्रणाली आलोचना का विषय बन गई है। सरकार, मीडिया और आम जनता तीनों ने इसे अपारदर्शी और आत्मकेंद्रित बताया है। इसकी गोपनीय कार्यप्रणाली ने भाई-भतीजावाद, पक्षपात और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जिससे जनता का भरोसा कमजोर हुआ है और संस्थागत गिरावट गहराई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य न्यायपालिका को बाहरी दबावों से मुक्त रखना था, लेकिन इसकी बंद प्रकृति ने अब ऐसी कमजोरियां पैदा कर दी हैं जो कानून के शासन को कमजोर करती हैं और समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। न्यायपालिका में भाई भतीजावाद, कुसुम रावत नाम बदला गया, एक जज परिवार से आती हैं। उन्हें कानून में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन परिवार ने दबाव डालकर उन्हें एलएलबी में दाखिला करवाया। परिवार का कहना था, न्यायपालिका महिलाओं के लिए बहुत अच्छा पेशा है। काम के घंटे तय होते हैं, गर्मी सर्दी की लंबी छुट्टियां मिलती हैं, सम्मान और अधिकार दोनों मिलते हैं, सरकारी गाड़ी और मकान मिलता है, सुरक्षा और स्टाफ भी। इससे बेहतर करियर क्या होगा? कुछ साल वकालत का अनुभव ले लो, फिर तुम्हें पीछे के रास्ते से सत्र न्यायाधीश बना देंगे। कुसुम ने मन मारकर दाखिला तो ले लिया, लेकिन कॉलेज की एक भी क्लास में नहीं गई। परिवार वालों ने फीस भर दी, उपस्थिति दर्ज करवा दी और हर साल परीक्षा के समय जबरदस्ती कॉलेज ले जाकर परीक्षा दिलवा दी। 4 साल बाद उन्होंने एक स्थानीय दलाल को पैसे देकर उन्हें सेकंड डिवीजन की डिग्री दिला दी। कानून की बुनियादी जानकारी तक न होने के बावजूद कुसुम ने बार काउंसिल में पंजीकरण कराया। परिवार में मौजूद एक कार्यरत जज ने उन्हें दिल्ली की एक लॉ फर्म में नौकरी दिला दी और कुछ कानूनी सहायता के केस भी दिलवा दिए। कुछ सालों बाद कुसुम ने यह पेशा छोड़ दिया और विदेश चली गईं। अब जरा सोचिए, अगर किसी फर्जी डिग्री वाले व्यक्ति को ऐसी अदालत में जज बना दिया जाए जो आतंकवाद जैसे जटिल मामलों की सुनवाई करती हो, तो क्या वह न्याय कर पाएगा? उदाहरण के लिए, संजय दत्त केस में 121 आरोपी, 678 गवाह और 12,000 पन्नों के बयान थे। क्या आप सोच सकते हैं कि कुसुम रावत जैसी व्यक्ति इतना भारी मुकदमा संभाल पाएगी? शायद यही कारण है कि गंभीर अपराधों में भी न्यायिक सजाएं अक्सर हल्की पड़ जाती हैं। इस बीच सैकड़ों जजों के बच्चे और रिश्तेदार न्यायिक नौकरियों के लिए पहले से तैयार किए जा रहे हैं, मानो न्यायपालिका अब पेशा नहीं बल्कि पारिवारिक परंपरा बन गई हो। अंकल जज सिंड्रोम रावत का मामला अब भारत की न्यायपालिका में अपवाद नहीं बल्कि आम बात बन चुका है।
दूसरे लोकतांत्रिक देशों की तरह यहां जजों की नियुक्ति के लिए कोई खुली या जवाबदेह प्रक्रिया नहीं है। जैसे अमेरिका में सीनेट पुष्टि प्रक्रिया होती है या ब्रिटेन में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन नाम की स्वतंत्र संस्था चयन करती है, वैसे भारत में कॉलेजियम बिना किसी सार्वजनिक जांच, तय मानदंड या बाहरी निगरानी के काम करता है। इस अपारदर्शिता का नतीजा यह है कि पारिवारिक और पेशेवर नेटवर्क नियुक्तियों पर हावी रहते हैं और कई बार योग्य या विविध पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं। रिपोर्टों के अनुसार एक समय ऐसा था जब सुप्रीम कोर्ट के करीब 38% जजों के पारिवारिक संबंध न्यायपालिका या सरकार में थे, यानी 32 में से 12 जज ऐसे थे जो किसी पूर्व जज या राजनीतिक नेता के रिश्तेदार थे। हाई कोर्ट के स्तर पर भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। 2018 में केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजी गई 33 सिफारिशों में से 11 मामलों में पारिवारिक संबंध पाए। इनमें कई उम्मीदवार मौजूदा या सेवानिवृत्त जजों के बेटे बेटियां या रिश्तेदार थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से कहा कि ऐसी सिफारिशों को रद्द किया जाए ताकि अन्य योग्य वकीलों को भी समान अवसर मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अध्ययनों से भी पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जज सीमित और प्रभावशाली परिवारों से आते हैं। कई बार पूर्व जजों के बेटे, बेटियां या रिश्तेदार ऊंचे पदों तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ के पुत्र हैं, इस प्रवृत्ति का स्पष्ट उदाहरण हैं। इसी तरह 2018 में वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी जिन्हें सीधे बार से नियुक्त किया गया। उनकी योग्यता निर्विवाद है, लेकिन यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उनके पिता ओम प्रकाश मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। अब आम बोलचाल में इसे अंकल जज सिंड्रोम कहा जाता है, यानी ऐसी परंपरा जहां जज अपने रिश्तेदारों या परिचितों को तरजीह देते हैं, चाहे वे योग्य हों या नहीं। यह बंद मानसिकता और भी मजबूत हो जाती है क्योंकि कॉलेजियम बार एसोसिएशनों और वरिष्ठ वकीलों की अनौपचारिक सिफारिशों पर निर्भर करता है, जिनमें से ज्यादातर उसी अभिजात वर्ग से आते हैं। पक्षपात तब साफ दिखता है जब तबादलों और प्रमोशन की बात आती है। जो जज कॉलेजियम के करीबी या वफादार माने जाते हैं, उन्हें इनाम के तौर पर ऊंचे पद या सुविधाजनक स्थान मिल जाते हैं, जबकि असहमत जजों को सजा की तरह दूरस्थ या कम महत्व वाले स्थानों पर भेज दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था न केवल अभिजात वर्ग को बनाए रखती है, बल्कि विविधता को भी कमजोर करती है। महिलाओं, पिछड़े वर्गों और वंचित समुदायों का न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व आज भी बहुत सीमित है। कॉलेजियम के समर्थक कहते हैं कि यह परंपरा विरासत और कुशलता से जुड़ी है, यानी जिन परिवारों में कानून की परंपरा रही है, वहां स्वाभाविक रूप से दक्षता भी होती है। लेकिन जब कोई सार्वजनिक साक्षात्कार, प्रदर्शन मूल्यांकन या तय मानक ही नहीं है, तो दोहराए जाने वाले पैटर्न का सबसे आसान कारण भाई भतीजावाद ही माना जाएगा। धीरे धीरे यह पूरी प्रणाली एक बंद क्लब जैसी बन गई है, जहां न्यायिक पद योग्यता से नहीं बल्कि विरासत से मिलते हैं, मानो न्याय की कुर्सियां भी अब उत्तराधिकार का हिस्सा बन चुकी हों। न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्ट आचरण। भारत की न्यायिक प्रणाली में आज 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यह ऐसा बोझ है जिसे निपटाने में अगर मौजूदा गति बनी रही तो सैकड़ों साल लग सकते हैं। जमीन से जुड़े विवादों में अक्सर 20 साल तक फैसला नहीं आता। अपराधी आसानी से जमानत पा लेते हैं, जबकि जो लोग न्यायपालिका की कमियों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें अदालतें तुरंत फटकार देती हैं या चुप करा देती हैं। विडंबना यह है कि इस गंभीर स्थिति को सुधारने के बजाय उच्च न्यायपालिका के सदस्य पारदर्शिता और जवाबदेही से लगातार बचते रहे हैं। 2015 में संसद द्वारा पारित नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (एनजेसी)
को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। यह फैसला इस बात का उदाहरण था कि न्यायपालिका अपनी पुरानी, बंद और गोपनीय व्यवस्था से बाहर आने को तैयार नहीं है। इस निर्णय ने कोलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा, वही प्रणाली जो जजों को जांच और जवाबदेही से बचाती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। पिछले एक दशक में आई अनेक रिपोर्टें इस बात की पुष्टि करती हैं कि भारत की न्यायपालिका गहरे संकट से गुजर रही है और अब इसमें सुधार की सख्त आवश्यकता है ताकि जनता का भरोसा दोबारा स्थापित किया जा सके। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, चाहे वह रिश्वतखोरी हो, अनुचित प्रभाव हो या नैतिक पतन, सीधे तौर पर कोलेजियम की संरचनात्मक खामियों से जुड़ा हुआ है। इस प्रणाली की गोपनीयता नियुक्तियों को जवाबदेही से बचा लेती है, जिससे कई बार संदिग्ध या अयोग्य व्यक्ति भी न्यायाधीश बन जाते हैं। इस तरह की अपारदर्शिता संस्थागत भ्रष्टाचार को जन्म देती है, जिसमें व्यक्तिगत हित सार्वजनिक दायित्व पर हावी हो जाते हैं। दिल्ली के वकील रॉबिन भट्ट इस स्थिति पर कहते हैं, कई हाई कोर्ट के जजों के बच्चे या रिश्तेदार उन्हीं अदालतों में वकालत कर रहे हैं जहां उनके माता पिता जज हैं। यह सिर्फ व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि पूरी प्रणाली की विश्वसनीयता का सवाल है। जब इतने सारे रिश्तेदार एक ही अदालत में काम करते हैं, भले ही अलग कोर्ट रूम में हो, तो निष्पक्षता पर शक होना स्वाभाविक है और यह न्याय व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। कई बड़े घोटालों ने इस समस्या को और उजागर किया है। 2025 में 14 जजों पर रिश्वतखोरी और पक्षपात के गंभीर आरोप लगे, जिससे यह साफ हुआ कि सड़ांध अब प्रणाली के अंदर तक पहुंच चुकी है। इसी साल सामने आया न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा प्रकरण इस बात का प्रतीक है कि कोलेजियम शिकायतों पर कार्रवाई करने में कितना संकोच करता है। 14 मार्च 2025 को वर्मा के घर से जले हुए नोटों से भरे बोरे बरामद हुए, जिनकी कीमत कम से कम 15 करोड़ रुपए, लगभग 1.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई। उन्हें 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त किया गया था और बाद में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। अब उनके खिलाफ न केवल बेहिसाब नकदी रखने के आरोप हैं, बल्कि अपने फैसलों में पक्षपात और अनुचित लाभ पहुंचाने के भी संदेह हैं। सेवानिवृत्ति के बाद जजों को विभिन्न ट्रिब्यूनलों या आयोगों में ऊंचे पदों पर नियुक्त करना अब इनाम की तरह देखा जाता है, जैसे जिन्होंने अपने कार्यकाल में सत्ता या प्रभावशाली लोगों के पक्ष में फैसले दिए हों, उन्हें बाद में किसी पद से पुरस्कृत किया जाता है। यह आपसी एहसान और पदलाभ की संस्कृति, क्विड प्रो क्वो कल्चर को Former Chief Justice S.H. Kapadia's admission that the judiciary is not free from corruption further validates these concerns. Contribution to overall corruption in India, the Collegium's issues extend beyond the judiciary, contributing to systemic corruption across Indian institutions. By normalizing opacity and favoritism, it sets a precedent for other sectors, where meritocracy yields to connections. A corrupt judiciary undermines anti-corruption efforts, as it fails to hold powerful actors accountable, promoting a culture of impunity. In political corruption cases, judicial delays or biased rulings can protect offenders, perpetuating graft in governance. The system's elitism also alienates the public, reducing civic engagement and enabling broader malpractices. Economically, a distrusted judiciary deters investment, as businesses fear unfair dispute resolution. Thus, the Collegium indirectly amplifies corruption, weakening India's economy and its democratic fabric. Erosion of public confidence in the judiciary. Public trust in institutions is foundational to democracy. Yet surveys indicate a marked decline in confidence in India's judiciary, attributable in part to the Collegium's flaws. A 2025 C-Voter survey revealed that only 17% of Indians believe the judiciary is transparent, with 44% supporting the Collegium, but a significant portion questioning its fairness. High-profile cases of nepotism and corruption amplify this distrust.
The public perceives the judiciary as an elitist enclave, disconnected from societal realities, leading to cynicism about impartiality. Delays in justice delivery, exacerbated by unfilled vacancies and inconsistent rulings, further erode faith as citizens question whether the system serves justice or self-interest. Social media discussions reflect this sentiment, with users decrying the collegium as a source of bias and inefficiency. This loss of confidence manifests in reduced compliance with court orders and increased reliance on extrajudicial mechanisms, threatening the judiciary's legitimacy. इस तरह कोलेजियम प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ाती है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक ढांचे दोनों को कमजोर करती है। जनता का घटता विश्वास लोकतंत्र की बुनियाद जनता के विश्वास पर टिकी होती है, लेकिन हाल के सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत की न्यायपालिका पर यह भरोसा लगातार घट रहा है और इसकी एक बड़ी वजह कोलेजियम प्रणाली की खामियां हैं। 2025 में हुए सी वोटर सर्वे के अनुसार केवल 17% भारतीयों का मानना है कि न्यायपालिका पारदर्शी है। करीब 44% लोग कोलेजियम प्रणाली का समर्थन तो करते हैं, लेकिन उनमें से भी एक बड़ा हिस्सा इसकी निष्पक्षता पर संदेह जताता है। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से जुड़े बड़े मामलों ने इस अविश्वास को और गहरा किया है। आम जनता को अब यह महसूस होने लगा है कि न्यायपालिका एक अभिजात वर्ग का बंद गुट बन गई है जो समाज की वास्तविकताओं से कटी हुई है। न्याय में लगातार हो रही देरी, खासकर नियुक्तियों की कमी और असंगत फैसलों के कारण जनता के विश्वास को और कमजोर कर रही है। नागरिक अब यह पूछने लगे हैं कि क्या यह व्यवस्था सच में न्याय देने के लिए बनी है या फिर अपने ही स्वार्थों की रक्षा के लिए। सोशल मीडिया पर भी यही भावना झलकती है। लोग कोलेजियम प्रणाली को पक्षपात, बंद मानसिकता और अकार्यक्षमता का प्रतीक बताते हैं। न्यायपालिका पर यह घटता भरोसा अब व्यवहार में भी दिखाई देने लगा है। लोग अदालतों के आदेशों का पालन करने में अनिच्छा दिखाते हैं और अपने विवादों को निपटाने के लिए अदालत से बाहर के रास्ते अपनाने लगे हैं। यह प्रवृत्ति न केवल न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार करती है, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की वैधता को भी खतरे में डालती है। यदि यह स्थिति नहीं बदली तो न्यायपालिका की नैतिक साख पर से जनता का भरोसा पूरी तरह उठ सकता है। क्या न्यायपालिका स्वयं में सुधार लाने में सक्षम है? 2024 के अंत में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, सूर्यकांत, ऋषिकेश रॉय और ए.एस. ओका शामिल थे, ने एक साहसिक प्रस्ताव पर विचार शुरू किया। इस प्रस्ताव में सुझाव दिया गया था कि कुछ समय के लिए ऐसे हाई कोर्ट जजों की नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए जो मौजूदा या पूर्व सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के करीबी रिश्तेदार हैं। इसके बाद 2025 में एक और प्रस्ताव सामने आया, जिसमें जजों के बच्चों की नियुक्तियों की सख्त जांच की बात कही गई, यह मानते हुए कि उन्हें पहले से ही कुछ स्वाभाविक पारिवारिक लाभ मिलते हैं। यदि ये दोनों कदम लागू होते हैं तो न्यायपालिका में प्रतिभा का दायरा बढ़ेगा, विविधता को बढ़ावा मिलेगा और उस वंशवादी झुकाव पर अंकुश लगाया जा सकेगा जो अभी हाई कोर्ट के कोलेजियम की सिफारिशों पर हावी है। वकील और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को इन दोनों प्रस्तावों को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। वे कहते हैं, जजों की नियुक्तियों की वास्तविकता बहुत धुंधली और असंगत है। आपसी एहसान, अंकल जज, पारिवारिक रिश्ते, ये सब योग्य लोगों का मनोबल गिराते हैं और पूरी संस्था की साख को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि वे यह भी मानते हैं कि कहना आसान है, करना मुश्किल। उनके शब्दों में, अब तक तो हम इस बात पर भी रोक नहीं लगा पाए हैं कि जजों के रिश्तेदार उसी हाई कोर्ट में वकालत न करें। बार बार यह साबित हुआ है कि यह प्रणाली सुधार की हर कोशिश से ज्यादा शक्तिशाली है।
समाधान: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन। जुडिशरी एट द क्रॉसरोड्स एन एटर्नल डिबेट ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स शीर्षक वाले शोधपत्र में वकील अभिलाषा एस.जी. और मेधा एम. पुराणिक ने एक सटीक तथ्य पर ध्यान दिलाया है। भारत दुनिया का एकमात्र संवैधानिक लोकतंत्र है जहां न्यायपालिका अपने ही जजों की नियुक्ति खुद करती है। इतनी व्यापक स्वायत्तता होने के बावजूद इस प्रणाली का मूल उद्देश्य यानी कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होकर पूरी तरह स्वतंत्र होना अब तक पूरा नहीं हो पाया है। अभिलाषा और पुराणिक आगे लिखती हैं, संविधान के व्यावहारिक क्रियान्वयन ने यह दिखाया है कि मुख्य न्यायाधीश अक्सर कार्यपालिका के दृढ़ रुख के सामने टिक नहीं पाते और जब वे अपनी राय रखने की स्थिति में होते हैं तब भी उनका दृष्टिकोण कई बार पूरी तरह व्यक्तिगत होता है। ये सभी परिस्थितियां न्यायपालिका के स्वस्थ विकास के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसलिए अब इस व्यवस्था को पुनर्गठित करने और एक नई संतुलित प्रणाली लाने की सख्त जरूरत है। इसी संदर्भ में 2014 में 99वें संविधान संशोधन के तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (एनजेसी) की स्थापना की गई थी, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। यदि यह प्रणाली लागू रहती तो यह मौजूदा कॉलेजियम की कमियों को दूर कर एक संतुलित और पारदर्शी नियुक्ति व्यवस्था स्थापित कर सकती थी। अधिक पारदर्शिता और कम गोपनीयता: कॉलेजियम प्रणाली पूरी तरह गोपनीय तरीके से काम करती है। न कोई सार्वजनिक मानदंड हैं, न चयन के रिकॉर्ड। इसके विपरीत एनजेसी का ढांचा एक व्यवस्थित और खुली प्रक्रिया पर आधारित था, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ जज, कानून मंत्री और 2 प्रख्यात व्यक्ति शामिल होते। यह संरचना निर्णय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाती, जिससे जनता का भरोसा मजबूत होता। अधिक जवाबदेही और पक्षपात पर नियंत्रण: कॉलेजियम की बंद प्रकृति में बाहरी निगरानी का कोई स्थान नहीं है। इसका परिणाम यह है कि भाई भतीजावाद और अयोग्य नियुक्तियों की गुंजाइश बनी रहती है। एनजेसी में विविध हितधारकों की भागीदारी थी, जैसे कार्यपालिका और नागरिक समाज के प्रतिनिधि, ताकि संतुलन बना रहे और पक्षपात पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायिक वीटो पावर्स का भी प्रावधान था। बेहतर दक्षता और कम देरी: आज न्यायपालिका में लाखों पद खाली हैं और कॉलेजियम व सरकार के बीच होने वाले टकराव के कारण नियुक्तियां लगातार लटकती रहती हैं। इस कारण मामलों का बोझ बढ़ता जाता है। एनजेसी की व्यवस्था में सहयोगात्मक परामर्श और स्पष्ट प्रक्रिया के जरिए नियुक्तियां तेजी से पूरी की जा सकती थीं, जिससे न्याय की डिलीवरी में सुधार होता। शक्ति संतुलन और विविधता: वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली पूरी तरह नियुक्तियों पर एकाधिकार रखती है। इससे लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ता है और महिलाओं, पिछड़े वर्गों तथा वंचित समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। इसके विपरीत एनजेसी का उद्देश्य था कि सरकार, न्यायपालिका और समाज के प्रतिनिधि तीनों एक साथ मिलकर नियुक्तियों में भाग लें, ताकि न्यायपालिका में विविधता और संतुलन दोनों सुनिश्चित हो सकें। अतः केवल जवाबदेह, योग्यता आधारित और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से ही भारतीय न्यायपालिका अपनी खोई हुई साख वापस पा सकती है। यही रास्ता भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, जनता का भरोसा पुनर्स्थापित करने और न्यायपालिका को वास्तव में न्याय का स्तंभ बनाने की दिशा में ले जा सकता है।